हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा सर्दी से बच के भी रहना आपको है। और सर्दी से बचते बचते आपको अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग 2024 की जो बोर्ड एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बोर्ड का जो ब्लू प्रिंट है उसी के हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस को अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो हमने यहाँ शेयर किए हैं उन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं हुआ है, या फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपको हमने कह रखा है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेज सकते हैं। हम आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो हमने लिया है वो सेशन चैप्टर नंबर 3 से है। और चैप्टर नंबर 3 में जो भी एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड पैटर्न के हिसाब से, उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज। एक वो रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, एक वो रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वो आपको एग्जांपल बताना है कि ऐसा कौन सा इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। फोर ऑप्शंस आपके सामने है: कॉपर वायर, फिलामेंट लैंप, कार्बन रजिस्टर एंड डायोड। तो डायोड जो होता है वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है, इसका जो कर्व होता है वो ओम्स लॉ नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्टली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वॉल्यूम। ये फोर ऑप्शंस आपके सामने है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स आप इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, वही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्टली अफेक्टेड बाय। इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे मोस्टली वो अफेक्टेड रहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी। आपको पता है वैसे रेजिस्टिविटी कंडक्टर की लेंथ और कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये भी किसी ना किसी चीज से अफेक्टेड है। तो ये फोर ऑप्शंस आपके सामने है: टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वॉल्यूम। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा टेम्परेचर, बिकॉज आपने इसके टेम्परेचर से रिलेटेड आपने डेरिवेशन भी देखी होगी। रो टी इक्वल्स टू रो नॉट ब्रेकेट ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल टी। इसका लास्ट आपके एक्सप्रेशन आया था, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ। कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने क्या कर दिए? हाफ कर दिए। इट्स रेजिस्टेंस विल बी। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अनचेंज रहेगा या क्वाड्रपल हो जाएगा? दैट मीन्स हाफ का मीन्स हो गया जितनी लेंथ आपने चेंज की उतना ही उसके रेजिस्टेंस में चेंज होगा। डबल जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा, अनचेंज कोई चेंज होगा या उसका 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपको पता ही है कि जो फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस है उसमें लेंथ एक पार्ट है, लेंथ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दैट मीन्स जो चेंज आपकी लेंथ में होगा वही चेंज उसके रेजिस्टेंस में होगा। यहाँ आपके आंसर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सीमन इज द यूनिट ऑफ। यस, ये किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की है, कंडक्टेंस की है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है, या फिर नन ऑफ दीज की? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस ये स्पेशल दोनों केस है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, और सीमेन जो होता है वो इसका ऐसा यूनिट है। तो बी जो इसका है वो ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law for electrical circuits are consequences of। फर्स्ट और सेकंड लॉ जो होंगे वो किस किस बेस पर है या किस किस से आइडेंटिफाई होते हैं आपको बताना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नाइदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो राइट होगा वो आपको चूज करके बताना है। आपको पता है जो फर्स्ट लॉ होता है वो करंट लॉ के लिए पर डिपेंड करता है। किरचॉफ्स करंट लॉ, फर्स्ट लॉ का एक नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके,
और जो सेकंड है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जो करंट लॉ है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग होगा और जो वोल्टेज होगा वो पोटेंशियल के रिगार्डिंग रहेगा। तो ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, किरचॉफ सेकंड लॉ है जो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A potential difference of 10 volt is applied across a conductance of 2 S means यहाँ क्या होगा? S means होगा यहाँ पर सीमेन, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है। जस्ट हमने एक या दो क्वेश्चन पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। So a potential difference of 10 volt is applied across a conductance of 2 Siemens. That current in the conductor will be, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट का पोटेंशियल से रिलेशन है I इक्वल्स टू V बाई आर। आर जो होता है वो 1 बाई जी के इक्वल होता है, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे रिलेशन बता रखा है, आर इक्वल्स टू 1 बाई जी होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली इक्वल टू या रेसिप्रोकल टू कंडक्टेंस। जो जी है वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, लेकिन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी बाई आर। जो वी बाई आर है वो वी इंटू जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी की वैल्यू है 10 वोल्ट और जी की वैल्यू है 2 सीमेन, तो टोटल मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और। क्वेश्चन नंबर 7 आपके क्या है? Ohm's law is valid when the temperature of conductor is very low, very high, varying, that means दोनों बदलते रहते हैं, या फिर कांस्टेंट। आपको चार ऑप्शन में एक राइट ऑप्शन चूज करके बताना है। आपने ओम्स लॉ की कंडीशन देखी होगी कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कांस्टेंट रखनी पड़ती है हमें, लाइक टेम्परेचर, लाइक लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी इस कंडक्टर की रिगार्डिंग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हमें कांस्टेंट रखना होता है। तो यहाँ भी जो टेम्परेचर है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, तो ये भी हमें क्या करना होगा? कांस्टेंट रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ईएमएफ इज मेजर्ड इन, ईएमएफ है उसको किस में मेजर करते हैं? जूल में, जूल पर कूलम, जूल कॉलम्स, जूल कॉलम, जूल पर कॉलम पर मीटर। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हो ना। ईएमएफ क्या है? सबसे फर्स्ट केस ईएमएफ क्या है पहले हमें ये पता लगाना होगा, बिकॉज जब तक हमें ये पता नहीं है कि ईएमएफ क्या है, व्हाट इज ईएमएफ, देन how can we identify the unit of EMF? EMF, the full form of EMF is electromotive force. Electromotive force, you know about that? Electromotive force जो है वो फोर्स का टाइप नहीं है, फोर्स की कैटेगरी का नहीं है। EMF is also equal to the potential. EMF is also as a potential because EMF की जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या है? The work done to move a unit positive charge in the complete circuit of this cell. सेल के जो सर्किट बना है, सेल से कनेक्ट करने पर जो सर्किट बना उस पूरे सर्किट में 1 जो कूलम चार्ज होगा, उस 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, उस पूरे सर्किट में मूव करने में जितना वर्क होता है वो वर्क क्या होगा? ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू, अगेन आपको पता है पोटेंशियल होता है, तो जो पोटेंशियल की जो यूनिट है वही यूनिट आपके ईएमएफ की यूनिट होगी। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली नोन एज, जो 1 किलोवाट आवर है वो अनदर किस नाम से जाना जाता है? यूनिट, 1 फैराडे, 1 क्यूरी और 1 नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपके सामने आ गए कि क्या वो यूनिट हो सकती है, या फिर 1 फैराडे होता है, या 1 क्यूरी होता है, या फिर नन ऑफ दीज। आपको पता है जो यूनिट होती है वो कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 2 bulbs 25 watt to 20 volt and 100 watt to 20 volt are given, which has higher resistance? इन दोनों में से हाई रेजिस्टेंस किसका है? 25 वोल्ट का या फिर 100 वोल्ट बल्ब्स का, या बोथ बल्ब्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वोट है, वोट पावर की यूनिट होती है। वोट किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, बिकॉज यहाँ पोटेंशियल की यूनिट, तो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से आप देखते हो आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी हो गया। तो पी जिसका स्मॉल है की रियल वैल्यू ग्रेटर होगी। दैट मीन्स यहाँ जो 25 वोट है वो पावर स्मॉल है कंपेयर टू 100 वोट। दैट मीन्स यहाँ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा?
हाई होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स, रेजिस्टिविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस या नन ऑफ दीज। रेजिस्टेंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर डिपेंड नहीं करती है, वो टेम्परेचर पे अफेक्टेड रहती है। टेम्परेचर से अफेक्टेड है, दैट मीन्स केवल टेम्परेचर का राइट ऑप्शन होगा, तो इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है सेल का, आपने थर्ड चैप्टर में सेल का टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसका जो स्मॉल आर होता है उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन है, आर इज प्रोपोर्शनल टू सी आई डी बाई ए टी, सी आई डी बाई ए टी। तो आप में इस रिलेशन के हिसाब से आपको देखना है इलेक्ट्रोलाइट सेपरेशन, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोड्स है उनका सेपरेशन, उनके बीच की डिस्टेंस, तो सी आई डी, डी यहाँ जो है वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है, दैट मीन्स उससे तो इफेक्टेड है, ये इस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड मटेरियल, सी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो जिस सॉल्यूशन से वो बना होता है वो। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया और इलेक्ट्रोलाइट एरिया हो गया। इलेक्ट्रोलाइट एरिया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने एरिया में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने फिलअप कर रखा है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है वो कहाँ इफेक्ट डालेगा? जितना एरिया इलेक्ट्रोड का उसमें मर्ज्ड है, तो सॉल्यूशन में जितना एरिया इलेक्ट्रोड्स का इमर्ज्ड है बस वही एरिया इफेक्टेड होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट एरिया जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओम्स लॉ ओबेड? यहाँ आपको डायरेक्टली पता है कि वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, इनको आपको डेरिवेशन में जो लास्ट एक्सप्रेशन होगा उसको लर्न करना ही पड़ेगा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी डायरेक्ट लास्ट एक्सप्रेशन के बेस पे होंगे, और ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव या फिर फिलअप्स से क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको डायरेक्ट ये रिलेशन ही यूज करने होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके कंडीशन गिवन है, एक फिगर गिवन है, द वोल्टेज एंड करंट ग्राफ फॉर अ कंडक्टर एट थ्री डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2 and T3 are shown in the following figure. It follows. तो यहाँ 4 कंडीशंस गिवन है, कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है? तो देखिए टेम्परेचर जितना हाई होगा पोटेंशियल उसका उतना ही हाई होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो T1 इज ग्रेटर देन टू T2 एंड T2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन टू T3। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। V इक्वल्स टू आई आर, आर जितना बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इफ 8 आइडेंटिकल सेल्स ईच हैविंग एन If 8 identical cells, each having an EMF of volt are connected in parallel, then the EMF of the combination is। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 सेल्स जो है उनको हम यहाँ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और सबकी EMF 6 वोल्ट गिवन है और आइडेंटिकल है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस भी सबका क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका सेम है। तो उसकी EMF कितनी होगी आपको ये बताना है, दैट मीन्स आपकी EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है 1 वोल्ट, 1/8 वोल्ट, 48 वोल्ट या 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से जो इनकी वैल्यू होती है, जब अगर आइडेंटिकल सेल्स यूज करते हैं, सिमिलर सेल यूज करते हैं, तो पैरेलल में कितना ही कनेक्ट कर लो उनका पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है? सेम ही रहता है। पोटेंशियल सेम है, दैट मीन्स EMF भी क्या होगी? सेम होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी जो है उसका राइट आंसर है। कैलकुलेशन बेस अगर देखा तो कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ गिवन है कि जो सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसका लास्ट एक्सप्रेशन E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट होगा, इक्वल टू E1 by R1 plus E2 by R2 plus this कंटिन्यू E6 by R6 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आपके सामने है कि E1, E2, E3 सबकी वैल्यू कितनी है? 6 है। अच्छा, R जो इक्विवेलेंट है, कैपिटल R इक्विवेलेंट है, वो ऑल पैरेलल जो रेजिस्टेंसेज है उनके इक्वल होगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये हो जाएगा 6/R, तो ये हो जाएगा R/6। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/6 हो जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ 6 to 6 कैंसिल हो जाएंगे, R to R कैंसिल हो जाएगा, इक्विवेलेंट अगेन कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा।
अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इनके और बता दूंगा। आई थिंक आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में है या फिर आपकी नज़र में है जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहे हैं, रट लिए गए हैं या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उस क्वेश्चन का जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन बताइए। ओके स्टूडेंट्स।